मॉर्निंग बच्चों। आज चर्चा करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का संगठन। हम करेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण और और पाठ का सार माध्यम से बच्चों आपको प्रैक्टिकल पार्ट है बताया जाएगा। आपका पार्ट शेष बचता है, वो दूसरी वीडियो या स्टार्टिंग करते हैं प्रस्तावना से। आंकड़ों के संग्रह की जो विधियां हैं, जनगणना है, भारतीय आंकड़ों का संग्रह हम किस प्रकार से करते हैं, गणना के आधार पर करते हैं, कौन कौन सी प्रणाली हमने उनमें अध्ययन कर लिया। अब इन संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण कैसे बनाएं जिसमें कि सरलता से समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सके, बारे में चर्चा करें। यदि किसी एक दुकान है या घर है या कार्यालय है तो सारी वस्तुएं इधर उधर बिखरी हुई हों, अव्यवस्था फैल जाएगी। दुकान है या हमारा घर है, कोई भी ऑफिस या कार्यालय है, तो इधर उधर बिखरी हुई हों, एक सुनियोजित तरीके से ना गई हों, तो हमें अनेक समस्याओं का सामना। अब देखते हैं, अब हम दुकान पर जाते हैं, किसी मेडिकल स्टोर पर जाएं या कॉस्मेटिक या कपड़े की दुकान पर या अन्य दुकान पर जाएं, ऑफिस में जाएं, आप देखते हैं कि वहाँ पर जो वस्तुएं रखी हैं, जो सामान रखा है, वह एक सुनियोजित तरीके से उसको व्यवस्थित करके रखा जाता है। तो वस्तुएं ढूंढने में समय और श्रम भी लगता है। यदि सामान इधर उधर फैला होगा तो उसमें वक्त अधिक लगेगा। कि दवाइयों की दुकान पर दवाइयाँ फैली हुई हैं तो ग्राहक के आने पर ज़रूरत की दवाइयाँ ढूंढना में बहुत अधिक समय लगेगा। हमने जिक्र किया कि यदि सामान इधर उधर में समस्या पैदा होगी। दवाइयों को व्यवस्थित करके रखा जाए तो दवाइयाँ तुरंत मिल जाएंगी। होगा जब स्टोर है तो वह हमें आसानी से दवाइयाँ दे देता है। तो क्या है, दवाई विक्रेता जो है अंग्रेजी की वर्णमाला ABCD के अनुसार दवाइयाँ अलमारी में या डिब्बे में रखता है, या रोग के अनुसार वह दवाइयों को रखता है। दवा के नाम का पहला अक्षर यदि A से है तो वह A अलमारी में या डिब्बे में रखेगा, और किसी नाम से है तो उसी होती है। इसी प्रकार कबाड़ी की दुकान में अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे पुरानी किताबें, गत्ता, प्लास्टिक, रबड़, कांच, तांबा व अन्य धातुएं। तो यदि वह कबाड़ी व्यवस्थित है तो वह अपनी दुकान को व्यवस्थित तरीके से रखता है, और वह भी अपनी जो उसकी सारी वस्तुएं हैं उन क्या करता है, जैसे प्लास्टिक की हैं तो एक जगह रखेगा, अखबार हैं तो एक जगह रखेगा, लोहे की वस्तुएं तो एक जगह रखेगा, यानी कि उनको भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को सुव्यवस्थित ढंग से वह उनको सजा कर रखेगा। ऐसे ही किसी विद्यालय के पुस्तकालय में के एक क्रम में रखते हैं, से आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। यही ठीक बच्चों देखा होगा, लाइब्रेरी में आप देखते हैं तो को रखा जाता है, सभी किताबों को रखा जाता है, जिससे हमें किताबें आसानी से पढ़ने के लिए उपलब्ध होती हैं। उदाहरण भी है बच्चों उसका दिया है, यदि आपको अंग्रेजी की पुस्तक की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे, अंग्रेजी विभाग में जाएंगे और अंग्रेजी की पुस्तक प्राप्त करेंगे, अर्थात उसी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे जिसको आपकी पुस्तक है। अन्यथा पूरा पुस्तकालय आपको छानना पड़ेगा कि किताबें इधर से उधर रखी हों, तरीके से न रखी हों, तो हमें अपनी पुस्तक देखने में बड़ी। वस्तुओं का वर्गीकरण वह समय और श्रम की बचत करता है। दवा विक्रेता के यहाँ व्यवस्थित वातावरण, पाल्य का विषयवार वर्गीकरण और
करना सही का वर्गीकरण है। वर्गीकरण का तात्पर्य है एक वस्तु को समूह या वर्गों में किसी विशेष आधार पर वर्गीकृत या व्यवस्थित है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है बच्चों की हमको जिन वस्तुओं की अधिक आवश्यकता होती है, बार बार उनको उठाना पड़ता है, तो उनको इस जगह रखते हैं जहाँ पर हम आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया है डाक सूचक संख्या या पोस्टल इंडेक्स नंबर एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी विशेष स्थान को एक विशिष्ट सांख्यिकीय पहचान प्रदान की जाती है। भारत में पिन कोड 6 अंकों की होती है। इससे भारतीय डाक विभाग द्वारा छांटा जाता है। पिन कोड प्रणाली 15 अगस्त 1900 को बच्चों लागू की गई थी। तो महत्वपूर्ण बात है बच्चों ये कि एक व्यवस्था के तहत हमारी जो चिट्ठियां हैं, आपने देखा होगा भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न शहरों से, गांवों से, नगरों से जाती हैं पोस्ट ऑफिस तक, और वहाँ पर छटाई होने के बाद उनको पिन कोड के आधार पर दोबारा से जहाँ पर उनको बांटना है, जहाँ पर उनको भेजा जाना है, कोड के अनुसार उनको बच्चों भेजा जाता है, जिसके कारण हमें वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। भारतीय डाकघरों में पिन कोड के आधार पर जो है उन पत्रों की छटाई होती है। तो जानेंगे हम परिष्कृत आंकड़े क्या हैं। के अंतर्गत आंकड़े संख्याओं का विशाल भंडार होते हैं। आंकड़े क्या है बच्चों? एक संख्या है, उसका क्या होता है? संख्याओं का विशाल भंडार होता है। कोई निष्कर्ष निकालना या विश्लेषण करना जो है भूसे से सुई ढूंढने जैसा है, अर्थात एक कठिन कार्य है। अर्थात हम आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार से करें, इसलिए इस प्रकार के आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण करना आवश्यक हो जाता है, जिसके अंतर्गत इनको वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात उनका अध्ययन किया जाता है। आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण कहा जाता है। उदाहरण दिया है बच्चों, जैसे यदि आप विद्यालय के छात्रों की प्रगति जानना चाहते हैं तो उसमें से 100 छात्रों के पक्ष में, अर्थात 100 बच्चों के आंकड़े को संग्रहित करने होंगे, और उसमें से प्रत्येक सब्जेक्ट के विषय प्रत्येक बच्चे के उसमें हमें दर्शाने होंगे, और उसमें से अंत में आकर हम का औसत निकालेंगे, तब हमें पता लगेगा कि के बच्चों ने कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त। ऐसे एक उदाहरण दिया है कि अपनी कॉलोनी में रहने वाले परिवारों भोजन पर मासिक व्यय ज्ञात करना चाहता है। उस कॉलोनी में 50 परिवार रहते हैं, तो वह उन आंकड़ों का देगा, अर्थात कौन सा परिवार कितना व्यय, कितना खर्च करता है। उपरोक्त आंकड़ों से सरलतापूर्वक कोई विश्लेषण करना दुष्कर कार्य है। इसका विश्लेषण करना थका देने वाला, उबा देने वाला होगा। इसके परिणाम भी दूसरे होंगे। वर्गीकरण द्वारा अपरिष्कृत आंकड़ों को सरल व बोधगम्य बनाया जाता है। प्रकार की विशेषता वाले तथ्यों को एक वर्ग में रखा जाता है, जिससे तुलना करना तथा निष्कर्ष निकालना सरल हो सके। जनगणना के आंकड़े बहुत विशाल होते हैं बच्चों। 2001 जनगणना 20 करोड़ लोगों से मिलकर आंकड़े एकत्र से प्राप्त आंकड़ों का कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालना कार्य है, लेकिन जब ये आंकड़े व्यवस्थित किए जाते हैं तो सरलता से बच्चों समझ में आ जाता है। बड़ा जितनी भी किसी देश की जनसंख्या अधिक हो, उन आंकड़ों के आधार पर बच्चों को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है कि उस जनसंख्या है आदि आदि की जानकारी हम क्या करना चाहते हैं वह हमें आसानी से प्राप्त। अपरिष्कृत आंकड़े चरों की प्रेरणा से तैयार होते हैं। तो सारणियों में दिए गए अपरिष्कृत आंकड़े इस समूह पर किए गए परीक्षणों को पढ़ उदाहरण दिया है। जैसे पहला उदाहरण था 3 इसमें विद्यार्थियों के जो प्रतिशत है हमको किस प्रकार निकाल सकते हैं। वो इन प्राप्तांकों से कोई निष्कर्ष निकालना सरल नहीं है। शिक्षक इसे देखकर सोच में पड़ सकते, वे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते कि छात्रों का प्रकार जो आंकड़े हैं बच्चों निकालने में समस्या तो हमारे सामने सम्मुख पैदा होती है, लेकिन
सांख्यिकी के माध्यम से उनको आंकड़ों का वर्गीकरण, किसी वर्गीकरण के समूह अनेक प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तकों को व्यवस्थित कर सकते, हमें क्या क्या करना होगा, जैसे विषयों के आधार पर हमें करना हो, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, वर्णमाला के क्रम के अनुसार, प्रकाशन के नाम के आधार पर, लेखक के नाम के आधार पर या प्रकाशन वर्ष के आधार पर उनको बच्चों अलग कर सकते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार की किताबें हैं हमारे पास हैं, विभिन्न क्लास की पुस्तकें हैं, विभिन्न विषय से संबंधित हैं, लेकिन एक साथ इकट्ठी हैं। यदि हमको अलग करना है तो हमारे पास कई आधार हैं। हिंदी की किताबें हम अलग करेंगे, अंग्रेजी के अलग करेंगे, इतिहास के अलग करेंगे, भूगोल के अलग करेंगे, अन्य सब्जेक्टों की बच्चों अलग करेंगे। उसके बाद फिर हम ये भी तय करेंगे कि कौन सी क्लास की किताबें हैं, अर्थात 6, 7, 8, 9, 10 और 12 की हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो उसी श्रेणी में रखते चले जाएंगे, जिससे हमें किताबों को व्यवस्थित करने में आसानी होगी। तो शोधकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार से उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अपरिष्कृत आंकड़ों को भी अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो शोधकर्ता के अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। इन्हें समय के अनुसार समूहित किया जा सकता है। इस प्रकार वो कालानुक्रमिक वर्गीकरण कालानुक्रमिक वर्गीकरण है कि समय के अनुसार आंकड़ों को एकत्र किया जाए। जैसे बच्चों मासिक अर्थात प्रत्येक माह, तिमाही 3 महीने में, साप्ताहिक 1 सप्ताह में उन आंकड़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम अपने आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। तो टेबल के आधार पर भी बच्चों बताया गया। इस प्रकार हम जानेंगे कि हम आंकड़ों को किस प्रकार से इकट्ठा करते हैं। धन्यवाद।